हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2019 का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी का क्वेश्चन पेपर है ये। 91 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक स्फीयर है दैट इज इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ स्टिफ इलास्टिक थ्रेड है ये, ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट है k and a spherical ball is suspended here and let's say its mass is m. So due to the gravity, its mg force act on this. This is the applied force on this. This becomes stretched by a distance, let's say y. Then the restoring force is in equal magnitude to the mg at equilibrium, that is ky is the restoring force is balanced by weight mg. This is first equation. Now there is a conducting plane here. This plane, if q is charge given to this, agar q charge is given to it, then this conducting plate attract it towards it, attract this towards it. Like this type of problem can be solved by mirror image method. So mirror has this image and this distance shift by a distance due to the force of attraction. Let's there is a minus q charge here at a distance L from here, and image also at a distance L. This shift by a distance x by this force of attraction. Net displacement now is x plus y. So the restoring force now is x plus y into k. This is balanced by weight is here plus the force of traction, that is k, that is 1 by 4 pi epsilon naught q square by 2l ka square. That mg is cancel out by this y factor. So here kx is equal to q square by 4 pi epsilon naught 4l square. Q square has the value 4 pi epsilon naught 16 L phi epsilon naught L square kx. Now q will be 4 L square का root L under the root बचेगा pi epsilon naught kx. So the correct option is option number 2. ठीक है, तो इस सेक्शन में ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, एक डायोड है दैट इज इन फॉरवर्ड बायस, वोल्टेज अप्लाइड इज 0.4 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज and the current through the diode is 1 micro ampere. Now this voltage is increased to 0.5 volt, then current becomes, ये पूछ रखा है, और this experiment is done at room temperature. रूम टेम्परेचर के ऊपर जो k बोल्जमैन कांस्टेंट इंटू टी की वैल्यू होती है दैट इज 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ई स्केयर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 7.38। इन दो वैल्यूज़ को आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशंस के दौरान। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डायोड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। डायोड करंट विद वोल्टेज, द रिलेशन इज I is equal to ISC reverse saturation current into e raised to power, this is exponential factor, here is the electron charge, V is the applied voltage forward voltage and KT minus क्या होता है 1। तो here I is given 1 microampere, ISC is not known, exponential factor raised to power e into V has the value 0.4 by KT is 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल, इसको आप कैंसिल कर सकते हो 3 डेसिमल पे लेके, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 एकम 25 और 25 का 150 -1। यहाँ से अगर देखें ई रेज टू पावर क्या बचा है 16 - 1 इंटू ISC बचेगा। दिस ई रेज टू पावर 16 इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1, सो 1 को नेगलेक्ट कर लो, दैट इज़ ई रेज टू पावर 16। ISC की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से 1 बाय ई की पावर 16 माइक्रो एम्पियर। इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हो 0.5 वोल्ट के लिए। तो 0.5 वोल्ट के लिए करंट लेट से ISC हैज़ द वैल्यू 1 बाय ई रेज टू पावर 16
एंड ई रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगा भाई ई चार्ज 0.5 बाय 0.025, ये जाएगा भाई 20 पे, -1 यहाँ भी नेगलेक्ट हो जाएगा, ये बचेगा ई की पावर 20 बाई ई की पावर 16 माइक्रो एम्पियर, दैट इज ई की पावर 4 माइक्रो एम्पियर, ई रेज टू पावर स्केयर माइक्रो एम्पियर, इसकी वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे 7.328 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई 54.5 माइक्रो एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 93 पे। नाइन्टी थ्री में 5 चॉइसेस दे रखी हैं, 5 आपको टर्म दे रखी हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि W वर्क ग्रेटर देन 0, Q इज़ लेस देन 0, देन डेल्टा U इज़ 0। सेकेंड चॉइस दे रखी है W इज़ ग्रेटर देन 0, Q इज़ लेस देन 0, देन डेल्टा U इज़ ग्रेटर देन 0। थर्ड चॉइस दे रखी है W इज़ ग्रेटर देन 0, सेम Q इज़ लेस देन 0 बट डेल्टा U इज़ लेस देन 0। फोर्थ चॉइस दे रखी है W इज़ लेस देन 0, Q इज़ ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा U इज़ लेस देन 0। फिफ्थ चॉइस में दे रखा है W इज़ ग्रेटर देन 0, Q इज़ ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा U इज़ लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे बोल रखा है कि विच डू नॉट ओबे फर्स्ट लॉ। इन पांचों स्टेटमेंट्स में से, 5 चॉइसेस में से कौन कौन सी स्टेटमेंट या चॉइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे नहीं करती, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा Q माइनस डेल्टा W होता है वेयर दिस इज वर्क डन। ओके, या इसको प्लस लिखोगे तो माइनस P डेल्टा V इज देन वर्क डन। तो फ्रॉम हेयर इफ दिस इज greater than 0 positive, it means this term is negative and this is also negative, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा भाई लेस देन 0। तो ये चॉइस के लिए लेस देन 0, डेल्टा U क्या होना चाहिए लेस देन 0, तो ये करेक्ट रहेगा, ये करेक्ट है, बाकी ये चॉइस हैं दोनों गलत हैं। ओके, नेक्स्ट इफ डेल्टा W इज लेस देन 0, दिस इज नेगेटिव इज हेयर, दिस बिकम पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, नेट डेल्टा U इज ग्रेटर देन क्या आएगा 0। दिस चॉइस इज आल्सो रॉन्ग। फिफ्थ चॉइस में क्या है, दिस इज पॉजिटिव देन दिस इज नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज नेगेटिव एंड डेल्टा U इज पॉजिटिव, तो देयर इज चांस दैट डेल्टा U इज लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ये इसको ओबे भी कर सकता है, ओबे नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करेगा कि इनमें से वैल्यू ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। ओके, तो दिस कंप्लीटली डिसओबे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चॉइसेस हैं विच डू नॉट ओबे। फर्स्ट चॉइस में है 1 ओनली, सेकंड में है 1 एंड 4th ओनली, थर्ड चॉइस है 1 4th एंड 5th ओनली, और फोर्थ चॉइस है 1 2nd एंड 4th ओनली। तो इनमें से जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो ये है कि फर्स्ट ओबे नहीं करता, सेकंड नहीं करता और फोर्थ ओबे नहीं करता, फिफ्थ है मे और मे नॉट। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 94 पे। नाइन्टी फोर क्वेश्चन में डायमंड के लिए परमिटिविटी बतानी है। ओके, फॉर डायमंड द परमिटिविटी गिवन है, देन ससेप्टिबिलिटी बतानी है। परमिटिविटी क्या है डायमंड की, एप्सिलॉन फॉर डायमंड इज 1.416 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ओके, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी आपको नोन होनी चाहिए, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ओके, यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, दैट इज या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, दैट इज मीडियम परमिटिविटी बाय फ्री स्पेस की रेशियो करते हैं। तो डायमंड की वैल्यू है 1.416 इंटू 10⁻10 बाय 8.85 इंटू 10⁻12, दिस बिकम्स +12
एंड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 141.6 हो जाएगा, नीचे 8.85 है, ये वैल्यू एग्जैक्ट 16 पे डिवाइड होगी, तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया भाई 16। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, तो एज वी नो 1 प्लस जाई इक्वल टू के, तो 1 प्लस हेयर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1, दैट इज 16 -1, तो 15 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 95 क्वेश्चन में यहाँ पे एक न्यूक्लियस दे रखा है हैविंग मास m, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, दूसरा मास क्या है, नंबर m है, मास ऑफ न्यूक्लियस m क्या गिवन है, मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है। ओके, एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हमें फाउंड करना है उसकी जो रेडियस है वो 3/2 टाइम्स लेस है देन एल्यूमिनियम से, इज लेस देन एल्यूमिनियम हैविंग मास नंबर 27। तो एज वी नो दैट रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास नंबर रेज टू पावर 1/3। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी R0 into A, mass number is 27 for aluminium raised to power 1/3, 3 R0 is the radius of aluminium. Now the radius of this element is x, so radius of this x element is 3 R0, 2/3, 3/2 times less है, then it is 2/3 of this is 2/3 of this, so that has the radius 2 R0. Now as we know that the mass number radius is mass raised to power, तो इस raised to power 3 करेंगे, that is mass number of R0 is the radius of x element. This here is it is the mass number of the element, 2/3, 2 raised to power 3 is the mass number. So the mass number is 8 here, mass number is 8 here. So this x element mass number is 8. Mass number is sum of proton and neutron, and proton and neutron are same in number, so equally divide these number. So number of proton is 4 and number of neutron is also 4. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी रिलेशन लिखना है, तो क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी रिलेशन, मास ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज 4 मास ऑफ प्रोटॉन है प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 4 न्यूट्रॉन है, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस गिवन दैट इज m इनटू क्या होगा c²। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 96। में क्या दे रखा है, एक स्टेट कंडक्टर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, I करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर में से, S क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है, मतलब चार्ज पर यूनिट मास रेशियो है S के इक्वल है। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मोमेंटम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ बताना है, मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, मोमेंटम पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, आंसर्स आर, फर्स्ट इज I into S, second is I by S, third option is I by S under the root, fifth option is I by S raised to power 2. Okay,
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन है उसको यूज करो. एज वी नो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज NEAVD. N is number density, number of electrons per unit volume. ओके, हमें चाहिए चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की, तो मास से डिवाइड कर लिया और मास से मल्टीप्लाई कर लिया. दिस इज चार्ज बाय मास रेशियो, दैट इज S. इस S को नीचे ले आओ, तो I बाय S हैज़ द वैल्यू इक्वल टू क्या रह गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एरिया से नीचे रह जाएगा लेंथ, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम. तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू I बाय S. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 96th क्वेश्चन. 97 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में है, एक रोड ऑफ लेंथ L रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रोड इज, दिस इज एन रोड of length L, let's say its length is L. From the center, this road is rotated like in anti-clockwise direction with an angular speed omega. This is end A of the road and this end is end B. हमें potential difference बताना है, क्या होगा. उसके लिए हम क्या करते हैं, इस रोड का एक पोर्शन कट कर लेते हैं ऑफ लेंथ dx, दैट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर. ओके, नो द मैग्नेटिक फील्ड इज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस, या ओमेगा बोल लो, इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज along the axis of rotation is applied. Due to this magnetic field and this rotation, the area element magnetic flux changes and there is induced EMF set up in the circuit. For this length element, the induced EMF, let's say, that is delta E, dE, that has the value magnetic field into this length, this is dx, into velocity, that is velocity v. Now v is in terms of omega, is omega into x. At this point v is omega into x, v is equal to r omega, that is omega x. तो v की जगह आप ओमेगा इंटू क्या रख सकते हो, x. दिस बिकम b omega x dx. नाउ नेट EMF is integration of this, that is minus L by 2 to plus L by 2. This is 0 point. So that is minus L by 2 to plus L by 2 of b omega x dx. b omega बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस L बाई 2 टू प्लस L बाई 2, वैल्यू रहेगी भाई 0. यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेंटर से लेकर वन एंड तक आ जाए, तो 0 टू L बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू, इसका आंसर तो 0 होगा, दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन जब वैल्यू पूछी जाए एक एंड और सेंटर के बीच में, तो लिमिट लेंगे 0 टू L बाई 2, इंटीग्रेशन होगा b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ही, ये लिमिट पुट कर देंगे अब 0 टू L बाई 2. तो तब क्या हो जाएगी वैल्यू, b ओमेगा इंटू L बाई 2 का स्क्वायर, नीचे ये वाला 2 फैक्टर है ही, माइनस 0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 टू जा 4 और 2 जा 8. तो वन एंड और सेंटर के बीच में अगर आ जाए तो b ओमेगा L स्क्वायर बाय 8 होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दिस इज 97th क्वेश्चन. 98 क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा गया है, ए नेगेटिव चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. हेयर दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर. I is the current flowing through it. Okay, I is the current flowing through this. ये बोल रहा है कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके आसपास में, नियर अबाउट इट,
और उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगनी चाहिए ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी पैरेलल टू द करंट लगनी चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है। और ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट या कंडक्टर देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड अराउंड इट। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो फील्ड इनवर्ड होगा और इधर देखा जाए तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई आपकी तरफ बी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ये वी, और करंट है ऊपर, ये फोर्स लगनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो आइदर टुवार्ड्स इट या अवे फ्रॉम इट या पैरेलल टू इट, वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का अप्लाई कर दो, फोर्स की डायरेक्शन में थंब, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपकी तरफ, ठीक है। तो देयर इज डायरेक्शन ऑफ करंट शोन बाय दिस मिडल फिंगर, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज टुवार्ड्स यू, force is acting upward, then the current is in the direction this. So current has the direction this, and opposite to the conventionally the direction of electron is away opposite to the direction of current, so the electron is moving towards the rod. करंट कैरिंग रोड है जो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तभी उस पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ डेवलप होगा। करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कंडक्टर रहेगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन टुवार्ड्स द कंडक्टर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 98 हैज़ फर्स्ट ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, टुवार्ड्स द कंडक्टर, towards the conductor. Okay, next question पे मूव करते हैं, that is 99. Here the inductance of a solenoid given है। okay, एक सोलेनॉइड है, इसका जो इंडक्टेंस है that has the value 50 मिली हेनरी and resistance of this solenoid is 0.025 ohm connected across a battery। एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, connected across a battery cell, then how much time the value of current it becomes 50% of its maximum value। तो decay of current in an inductor हमें करना होगा। तो decay of current की इक्वेशन होती है that is I is equal to I naught 1 minus e raised to power minus r by l into t is the time। तो टाइम बताना है कि कितने टाइम में करंट है मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। तो ये वैल्यू दे रखी है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस आर की वैल्यू गिवन है 0.025 और एल है 50 इंटू 10⁻³ दिस बिकम्स 10⁻³ and this is 3 decimal removed by this and this is becomes 1/2। दिस फैक्टर इज इधर लेके आओगे 1 माइनस 1/2, इसको इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल रेस्ट पावर माइनस, दिस बिकम्स 1/2। रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो ये रेस्ट पावर 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा ln of 2। ओके, ln of 2, ठीक है। ln of 2 अगर सोल्व करोगे ये आ जाएगा भाई कितना 0.693, क्योंकि 2.303 इंटू 0.3010 0.693 होता है ln of 2। ln से ही बेस कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 1/2। ओके, साथ में क्या था फैक्टर, यहाँ टाइम था, टाइम हमें टाइम तो निकालना है, तो 1/2 ऑफ टी इज दिस, देन द टाइम इज 0.693 इंटू 2 6 18 2 13, तो दिस विल बी द टाइम फॉर डिकेइंग द करंट टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1.39 सेकेंड, 1.39 सेकेंड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100।
here the wavefront of a light beam is given by x plus 2y plus 3z equal to c, and then the direction cosine of the direction एंगल बताना है विद y एक्सिस कितना बनाएगी ये रे ऑफ लाइट। तो हमें जनरल जो इक्वेशन होती है वेव फ्रंट की दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या होता है 1 होती है। ठीक है, हेयर ए इज डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ये विद वाई एक्सिस विद जेड एक्सिस। और एज वी नो दैट द a square plus b square square of the direction cosines sum is always equal to 1, and from here this is the direction cosine value and this is also 1 square plus 2 square plus 3 square, okay, under the root this is equals to क्या होगा, if there is 1 then 1, if c is here under the root this c, तो from here 1 plus 4 plus 9 under the root has the value c, तो that is 14, c will be root 14, तो c की वैल्यू आने पे हम यहाँ पुट करेंगे that is root 14। now here the factor will be must be 1, तो 1 बनाने के लिए इस root 14 से डिवाइड कर देंगे that is x by root 14 plus 2 by root 14 and plus 3 by root 14 z equal to 1. Now this is the standard equation of wavefront of a light ray, and this is the direction cosines, angle made by x-axis, cos of the angle made with x-axis, cos of the angle with y-axis, cos of angle with z-axis। तो with y-axis चाहिए तो this is the correct option, cosine direction cosine, cos of angle बीटा बोल लूँ that is 2 by root 14 with y-axis, एंड बीटा एंगल बताना है अपने, कोस इनवर्स क्या हो जाएगा 2 by root 14, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोस इनवर्स 2 by root 14 with y axis the light make an angle। So the correct option for this is option number 3, option number 3 is correct for 100th question। 101 क्वेश्चन में सॉरी ये 101 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन अब करते हैं। 100 का ऑप्शन सी रहेगा दैट इज एंगल विद वाई एक्सिस द लाइट मेक 2 by root 14 कोस इनवर्स। 100th क्वेश्चन है जो ये पूछा गया है, एक एरो इज शूट हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए 60 मीटर हाइट के टावर से एक एरो को थ्रो किया गया है, ठीक है, हॉरिजेंटली विद ए स्पीड u दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, top of a tower of height 60 meter and take the value of g is 10 meter per second square, then height the time to reach the arrow to the ground। as we know that horizontal and vertical motions are independent for horizontal projection या vertical projection, these are independent motions, so there is height this always for vertical motion, or we can use a direct formula, if height is given and g has the value 10 then height is equal to 5t square, this is direct by using the equations of motion, height is equal to 5t square डायरेक्ट अप्लाई कर दो, 60 is equal to क्या होगा यहाँ पे 5t square, t square is equal to 12, time taken to reach the ball to the ground is independent to this path, it is direct drawn from here, yeah, from this it reaches in the same time to the ground, so to reach the ground direct drop of the ball is takes same time as this time, so the arrow will shoot the ground in time this root 12 of second, that is equal to 3.46 second is the correct option, that option is option number 2, so option 2 is correct here। आप इसको डायरेक्ट वर्टिकली मोशन से सोल्व कर सकते हो, हाइट को 5t स्क्वायर ले लेना, अगर g 9.8 हो तो 4.9t स्क्वायर हो जाता है, जनरली 5t स्क्वायर से सोल्व कर लिया अगर वो अप्रोक्स में आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 102
102 में क्या है, 2 प्लैनेट्स हैं, सेम मास है। 102 में 2 प्लैनेट्स हैं, एक का मास m है, m1 है वो भी m है, और दूसरे प्लैनेट का मास है वो भी कितना है, m है। डेंसिटी पहले की रो है, तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट सेकंड इज ट्वाइस एज हाई दैट ऑफ वन। रो है तो सेकंड की कितनी है, दुगनी है, 2 रो है, ये गिवन है भाई। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मास प्लेस्ड m ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट्स। ये प्लैनेट है, इसकी सरफेस पे भी एक मास m पुट कर दिया, m इसका मास था, इसकी डेंसिटी रो थी, इसकी डेंसिटी 2 रो है, मास इसका कैपिटल m ही है, और एक प्लैनेट ऑफ द सेम मास इज या बॉडी सेम मास प्लेस्ड ऑन दिस। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस। रिलेशनशिप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जीज में बताना है। तो एज वी नो दैट ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज जी एम एम बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द बॉडी हो जाएगी, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज जी एम एम बाय आर। दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज रेडियस ऑफ सेकंड बॉडी। दिस इज द रिलेशन हमें चाहिए u1 बाई u2, रेशियो चाहिए जैसे। तो u1 बाई u2 जी एम एम तो फिक्स है, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। रेशियो इज इनवर्सली टू रेडियस, तो ये हो जाएगी R2 बाई R1। अगर हमें मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। एज डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ओके, और ρ2 क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सेकंड। नाउ डेंसिटी हैज़ द वैल्यू ρ1 बाय ρ2, दैट इज मास से मास कैंसिल, इनवर्सली टू वॉल्यूम, V2 बाय क्या हो जाएगा, V1, एंड V2 हैज़ द वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब, एंड दिस हैज़ द वैल्यू 4/3 पाई r1 क्यूब। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू रहेगी भाई R2 बाय R1 की अगर वैल्यू चाहिए हमें, तो क्यूब रूट ऑफ डेंसिटीज होगा भाई, ठीक है, इनवर्सली टू क्यूब रूट ऑफ डेंसिटीज। तो हमें R1 2 बाय R1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ρ1 बाय ρ2, R2 बाय R1 ही चाहिए, तो ρ1 बाय ρ2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, और ρ1 बाय ρ2 क्या है, 1, ये रो है तो ये 2 रो है, की पावर 1/3। तो फ्रॉम हेयर u1 बाई u2 इज 1/2 रेज टू पावर 1/3, ओके, 1/2 रेज टू पावर 1/3। तो u1 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 1/3 ऑफ u2। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, एंड u1 इज 0.5 रेज टू पावर 1/3 ऑफ u2। 0.5 वैल्यूज आती है, किस वैल्यू की 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये आएगी भाई 0.794 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आता है, इसका क्यूब रूट है जो ये वैल्यू होगी ऑफ u2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। u1 इज 0.794 ऑफ u2, ठीक है, कुछ नहीं है, डेंसिटी की रेशियो की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी रेडियस की रेशियोज, क्यूब रूट ऑफ दिस, एंड डेंसिटी इज नोन है, तो वहाँ से आप यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 103 पे। वन 103 क्वेश्चन में क्या है, एक इंजीनियर रिक्वायर ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटेंस बनाना है उसको, इंजीनियर को 103 कैपेसिटेंस बनाना है 2 माइक्रो फैराड का विद ए पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई कर सकता है, उसके पास 1000 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रो फैराड, लेकिन उसके पास ये कम्बिनेशन नहीं है, 2 माइक्रो बनाने के लिए उसके पास एक माइक्रो फैराड के कैपेसिटर बहुत सारे 1 माइक्रो फैराड के हैं, और विद स्टैंड ए वोल्टेज अप टू 400 वोल्ट, और 400 वोल्ट की बैटरी को वो सहन कर सकते हैं, विद स्टैंड ए मैक्सिमम वोल्टेज 400 वोल्ट। तो इस पर्पज़ के लिए कितने एक माइक्रो फैराड के कम से कम कैपेसिटर्स को यूज करें ताकि वो इस वैल्यू को कंप्लीट कर सके। तो पहली बात, हमें 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटर्स को 400 वोल्ट एक सहन ले सकता है, तो 1000 वोल्ट लेने के लिए कितने चाहिए मिनिमम उनको यूज करेंगे,
तो या उससे ज़्यादा वोल्टेज लेनी पड़ेगी। अगर दो यूज करेंगे सीरीज़ में 1 और 1 माइक्रोफैराड के दो, तो 2 400 और 400 2 800 ही हुआ, हमें चाहिए 1000 वोल्ट का, तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं वोल्टेज को। तो या इसके लिए फार्मूला होता है दैट इज़ द वोल्टेज ऑफ 1 and into number of capacitors you used in series for getting this voltage. This is greater than होना चाहिए इस वैल्यू से, 1000 से। तो m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1000/400, ये आ गया 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, m ग्रेटर देन 2.5। तो हमें सीरीज़ में 3 कैपेसिटर लेने पड़ेंगे भाई 1 माइक्रोफैराड के इस वोल्टेज को स्टैंड करने के लिए। तो 3 कैपेसिटर अगर हम सीरीज़ में लगा लेते हैं 1 माइक्रोफैराड के, तो हमारा इफेक्टिव क्या होता है सीरीज़ में, 1 बाय करके जुड़ते हैं, 1 माइक्रोफैराड ये, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ये, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ये। तो इफेक्टिव वोल्ट जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाता है, 1 बाय करके जुड़ेगा, 1 बाय 1, ठीक है, प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 दैट इज़ 3। ये आ गया 1 बाय सी इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज़ के लिए भाई, 1 आ गया, तो सी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो सी इक्विवेलेंट हो गया भाई 1/3। तो इन तीनों को ऐसे जोड़ने से, सीरीज में जोड़ने से 1 फैराड के हमारा इक्विवेलेंट आ गया 1/3 माइक्रोफैराड। मतलब एक सीरीज में 3 कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा इसको वोल्टेज को विदस्टैंड करने के लिए, और इसके लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका 1/3 माइक्रोफैराड हो जाता है। अब हमें क्या करना होगा, इन 1/3 माइक्रोफैराड के इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ना होगा ताकि आपका नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाए, 2 माइक्रोफैराड हो जाए। तो ऐसे ही मान लिया हमने एक कम्बिनेशन और लगा लिया, ऐसे कर करके हमने मान लिया n नंबर ऑफ कम्बिनेशन लगा दिए। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो एक का इतना है, 2 का 2/3 हो जाएगा, 3 का 3/3 हो जाएगा। मान लिया n नंबर ऑफ जोड़ने पड़ेंगे ऑफ 1/3 के, 2 बिकम्स 2, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो n नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशंस को हम जोड़ेंगे ताकि इफेक्टिव कितना आ जाए, 2। तो यहाँ से आ जाएगा n = 6। तो हमें इस तरह की 6 सीरीज़ लगानी पड़ेंगी, 6 सीरीज कैपेसिटेंस के कम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे पैरेलल में, ताकि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाए, 2 माइक्रोफैराड आ जाए भाई, ठीक है। तो 6 लगाने पड़ेंगे, 3 एक उसमें सीरीज में, टोटल कितने लगेंगे, मिनिमम 3 × 6 दैट इज़ 18 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड आर रिक्वायर्ड टू डिजायर्ड वैल्यू ऑफ 2 माइक्रोफैराड विद स्टैंड ऑफ 1000 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3, 18 कैपेसिटर मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 104। Here the Boolean algebra P plus P bar Q, P plus P bar Q कौन से लॉजिक गेट को फॉलो करता है? As this is a relation and this relation is 1 plus P bar plus Q है, तो ये सिंपल P plus Q के इक्वल होता है, that is equal to P plus Q and P sum of the algebraic, ये जो Boolean algebra that is दिस इज होन बाय OR गेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा OR गेट। या आप इसको ऐसे बना सकते हो, टेबल से P ले लो, यहाँ पे P का बार ले लो और साथ में Q ले लो। देखो P अगर 0 है तो P बार क्या होगा, 1। अगर ये 1 है तो ये 0, ये 0 है तो 1, और 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 1 1 और 0, ये चारों केस हमने ले लिए। अब P बार प्लस Q करना है हमें, P बार Q की मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 0, 0 एंड विद 1 0, 1 एंड विद 1 एंड 1, 0 एंड विद 1 0। अगर इन दोनों का सम करेंगे P प्लस P बार ऑफ Q दैट इज़ क्या आएगा, देखो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। आप क्या देख रहे हो, ये सिंपल देखो, 0 प्लस 0 0, 1 0 1, 0 1 1 और 1 0 1। ये सिंपल OR गेट का लॉजिक होता है। अगर इनपुट्स
दोनों जीरो होंगी तभी ये जीरो दे रहा है, और अन्यथा एक डिफरेंट है दूसरे से या दोनों सेम 1 1 है तब ये क्या देता है, 1 देता है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए और गेट, क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू ए और गेट, ये और गेट के इक्विवेलेंट होगा, या डायरेक्ट ये रिलेशन होता है P + Q, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 इसमें पूछा गया है, ए मैग्नेटिक फील्ड B नोट इज अप्लाइड टू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B नोट and this material is paramagnetic material, so it is weakly magnetized in the direction of magnetic field, so less number of magnetic field is developed here in the direction same less than B नोट, जो B induced होगा यहाँ पे is less than B नोट, ठीक है। so it has less dipole moment as compared to this applied एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लेस देन B नोट, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगी, डायपोल्स होंगे इन द सब्सटेंस, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो वो क्या होगा, लेस देन B नोट रहेगा, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन में आपके डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे और दे हैव लेस मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हेयर, ठीक है। B इंड्यूस्ड इज लेस देन B नोट, B induced is less than B naught. This is induced dipole moments due to dipole moments, and this is less than P naught magnetic moments से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।